आज हम कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मैं देवानंद उपाध्याय आज हम लोग आए हैं आरा में जनतंत्र आवाज़ पार्टी एवं लोहार विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजश्री राजकिशोर शर्मा जी के आवास पे जो कहीं ना कहीं लोहार समाज की आवाज़ रहे हैं और अब अपने कृतित्व से इस समाज को एक नई दशा और दिशा देने का प्रयास करते रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम माननीय राजकिशोर शर्मा जी आपका हजारी न्यूज़ में अभिनंदन अभिवादन करते हैं। आपके भी हजारी न्यूज़ को धन्यवाद और बधाई देते हैं। बड़ा होके बड़ा चैनल कीजिए। धन्यवाद। राजकिशोर शर्मा जी, आप आरा नगर के साथ साथ आरा भोजपुर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके जो भी बिरादरी के लोग के साथ साथ अन्य समाज में भी आप एक चर्चित और प्रसिद्ध चेहरा हैं और अपने समाज के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। और ये जो आपका जनतंत्र आवाज़ पार्टी है, इसकी अब आप स्थापना कब हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये प्रकाश। जनतंत्र आवाज़ पार्टी की स्थापना हम लोग 2021 में किए थे। रजिस्ट्रेशन होते होते जो है ना 11/7/23 को इसका रजिस्ट्रेशन फाइनल हुआ। रही के बाद क्या, देश में नेता बहुत है, पार्टी भी बहुत है, नेता और पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जितनी बड़ी पार्टी हैं और बड़े नेता हैं, सब घोटाला कर करके नाक तक डूब गया है। सिर्फ सांस लेने भर उसका नाक बाकी है। और वो आज ईडी सीआईडी FIR दुनिया जहान फेस कर रहा है, अपने को बचाने में छटपटा रहा है। जनता से उसको कोई मतलब नहीं है। आज जनता के लिए जो आवाज़ चाहिए वो दफन हो चुका है। जनता को मूल समस्याओं से गुमराह कर दिया गया है। जनता को पता नहीं है कि हमारी अपनी निजी समस्या क्या है। आज ऐसा माहौल कर दिया गया है कि आज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ही लगता है आज के युवाओं को कि यह हमारा मुद्दा है। बशर्ते कि जो युवा पढ़ लिख रहा है उसकी मुद्दा है अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, और जो युवा 2-4 को सर्टिफिकेट लिया उसका मुद्दा है कि समय पर हमको नौकरी चाकरी अच्छे जगह पर मिल जाए। मगर उसको बुझाता है कि नहीं, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम ही हमारा मुद्दा है, हमारा देश खतरे में है। मैं बोलना चाहता हूँ इस देश के युवाओं से कि आप पढ़ लिख करके आप क्या किए। लगभग 1000 साल मुसलमानों ने राज किया तो हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज 10 साल मोदी जी के आने के बाद में हिंदू खतरा में हो गया। आप लोग हिंदू खतरा में है करके हिंदुओं को इतना कमज़ोर आप क्यों बना रहे हैं? हिंदू इतना मरा हुआ जात नहीं है। देश में कई लड़ाइयाँ लड़ी है, इतिहास कायम है। लेकिन आज राजनीतिक लाभ खातिर ऐसा कर दिया गया है कि हिंदू खतरे में है तो युवाओं को लगता है कि हिंदू खतरे में है। अरे मुसलमान कहीं बाहर का नहीं है, यहीं का जन्मजात है, तुम्हारे चाहने से नहीं जाएगा। बात को समझो। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग रहते हों। रह गई बात कि आज हिंदू राष्ट्र, तो आज हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, बन चुका है। जिस देश का PM CM DM और एक बड़ा से लेके छोटा अधिकारी हिंदू है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है? तुम पढ़ लेकर क्या किए कि तुमको हिंदी का व्याख्या समझ में नहीं आता है? मैं तमाम युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन सर अनर्गल मुद्दों से हट के आप अपनी मुद्दा का बात सरकार से कीजिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, और आज शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया कि लोग खेत और बेचकर कर्ज लेकर लड़के को पढ़ा रहे हैं। लड़का पढ़ने के बाद में अगर कुछ बन जाता है तो वह पढ़ते पढ़ते लड़का कर्ज में डूब जाता है। लड़का भी डूब जाता है, माँ बाप भी डूब जाता है। लड़का सफल हुआ तो अब कब कर्ज उतारेगा, असफल हुआ तो माँ बाप पर कर्ज का बोझ चढ़ेगा। इन सारी व्यवस्थाओं में आज भी जो दलित वर्ग है उसको शिक्षा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है।
सबसे ज़्यादा लॉस अपर वर्ग को हो रहा है। शिक्षा से लेके नौकरी चाकरी तक अपर वर्ग को हो रहा है। मगर और अपर वर्ग की ही सरकार है, अपर वर्ग के ही MP MLA हैं, अधिकतर IAS IPS उन्हीं के हैं और उन्हीं के लोग शोषण कर रहे हैं। और उनके युवाओं को लगता है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मुसलमान हमारा निजी मुद्दा है। अरे भाई, जब आपको अपना निजी मुद्दा नहीं समझ में आता है, आपका निजी मुद्दा है परिवार का लालन पालन, उसके लिए धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो स्वास्थ्य के लिए भी रुपया चाहिए तभी ना इलाज करा पाइएगा किसी का। मकान चाहिए, वस्त्र चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए। और सरकार नौकरी चाकरी बंद करके पैसे के रास्ते बंद कर रही है। आप कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? तो ये हमने जनतंत्र आवाज़ पार्टी इसका नाम रखा है कि जनतंत्र मतलब जनता और आवाज़ मतलब जनता का आवाज़। हम मैनिफेस्टो बनाए हैं, अब उसको लेकर हम बिहार यात्रा की ओर निकलेंगे, जागरूक करेंगे। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का राज, लेकिन जनता का राज नहीं है, नौकरशाही चरम सीमा पर है। जिन लोगों को जनता को काम करने की जिम्मेवारी दी गई है वो मालिक बन बैठे हैं। एक एक छोटे से काम के लिए एक एक कार्यालय में 10-10 बार जाने के बाद भी काम नहीं होता है। मैं कहता हूं कि आपका कोई काम हो, आप एक बार चिट्ठी रिसीव कीजिए, वो काम होकर आपके घरे आ जाएगा। ये हमारा पार्टी का सिद्धांत है। आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, मैं दौड़ने नहीं दूंगा। हमारे पास वो विजन है कि सरकार के द्वारा जो भी समस्या है 100% उसका निदान मैं करने का क्षमता और ब्रेन में रखता हूँ। रह गई बात कि 100% हमने बोला, जिस देश में भ्रष्टाचारियों को उन्नति दिया जाता है और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाता है, ये कैसे संभव है? तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसको प्रमोशन नहीं, हमारी पार्टी डिमोशन देगी। डिमोशन में आइए, चपरासी बनिए। अगर उसको प्रमोशन देते हैं तो फिर तो भ्रष्टाचार करेगा मन लगा के, क्योंकि उसके पास पैसा हो जाता है, मंत्री मिनिस्टर तक रुपया चटा देता है और परमिशन ले लेता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आज देश में जितने जो आवाम हैं, जो मंत्री मिनिस्टर हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, आपको शर्म लगना चाहिए कि आप जनता के प्रतिनिधि बन के गए हैं और किसी भ्रष्टाचारी को आप ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं और उसको और बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। रह गई बात कि आज जिताऊ कैंडिडेट उसी को माना जाता है जिसके पास 2 नंबर का पैसा। तो 2 नंबर का पैसा 10 करोड़ जो खर्चा करेगा चुनाव में, 50 करोड़ कमाएगा, इसके लिए घोटाला करेगा। हमारी जो पार्टी है, पार्टी का हमारा सिद्धांत है कि हम ऐसा माहौल बनाएं कि जनता स्वेच्छा से वोट दे, स्वेच्छा से वोट दे। ना अधिक खर्चा होगा, ना लूट होगा। नाजायज़ तरीक़ा से जो लूट करेगा उसको सज़ा मिलेगा समय पर। न्यायालय की व्यवस्था है, आप न्यायालय में देखेंगे कि एक अगर केस चला गया अदालत में तो 20 साल 25 साल डेट पर डेट पड़ते रहता है। कभी वकील मर गया, कभी जज मर गया, नो वर्क हो गया, लोग 20-20 50-50 कोस से आकर बैरन चले जाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? तो मेरी पार्टी का सिद्धांत है कि बड़ा मामला है तो केस चले, अगर छोटी छोटी मामले हैं तो उनको दंड लगाकर घर भेजो, जेल में बैठा कर सरकारी रोटी भात मत खिलाओ। क्या मैं गलत? मान ले थोड़ी छोटी सी चोरी की घटना है, उसको 5,000 10,000 दंड लगाओ, घरे जाओ, तुमको जेल में बैठा के 6 महीना हम आटा दाल खिलाएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट चल रही है, भ्रष्टाचारियों की गवर्नमेंट है, कोई इनके पास विजन नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि ग्राम कचहरी से लेकर लोक अदालतें लग रही हैं स्पीडी ट्रायल के माध्यम से, जो ऐसा कोई श्वेत पत्र जारी किया जाए या ऐसा कोई बिल लाया जाए, अध्यादेश लाया जाए जिससे कि भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं तत्काल रोक लगे और निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर त्वरित ढंग से कार्य हो सके। वो देखिए, लोक अदालत के अलावा ग्राम कचहरी सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई छोटा क्राइम किया घर में जो दंडनीय है, अब उसको पकड़ के हम जेल में भेज देते हैं, उसका 6 महीना बेल नहीं होता है, सरकार का आटा चावल खाता है ना, तो क्यों नहीं उसको 5-10-20 हज़ार दंड लगाकर उसको वहीं छोड़ दिया जाए। अगर एक बार वो 10,000 दंड देगा तो दोबारा उसका हिम्मत नहीं होगा करने का। अब जेल में किसी को रहने का जगह नहीं है,
रोज जो है ना अरेस्टिंग है, जेल ठूसा जा रहा है, केस का निष्पादन हो ही नहीं रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज जितनी सरकार का अमला जमला सिस्टम अदालत से लेके प्रशासन तक ले अपराधियों के पक्ष में खड़ा है, तो फिर इस देश में जो शरीफ है उसका क्या वैल्यू है? जो पिटाता है, रोता है, अब 20-30 साल उसको न्याय नहीं मिलता है। पिटने वाला हंसता है, पिटाने वाला रोता है। तो यह सारी चीज़ें हैं, बहुत विस्तार से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन पार्टी हम बनाए हैं तो हमारे पास कुछ न्याय के प्रति भी विजन है, शिक्षा के प्रति भी विजन है, भोजन के प्रति भी विजन है। हर काम गवर्नमेंट को लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ लाभ ही हो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, काम चल जाए ये करना चाहिए। देश में प्राकृतिक संसाधन से दुनिया का धन आता है, टैक्स से धन आता है, इसके बाद नौकरी का दरवाजे बंद क्यों हैं? जनसंख्या के आलोक में पद सृजन होना चाहिए, खाली सीट क्यों है? खाली जो सरकारी नौकरी का पद क्यों खाली है? संख्या बढ़ रहा है तो उसका काम कौन करेगा? अब एक बार ब्लॉक में जाइएगा कोई काम कराने के लिए तो आदमी नहीं वहाँ पर है। आप कंप्यूटर लगा दीजिएगा तो कंप्यूटर काम नहीं ना करेगा। आज कंप्यूटर लग गया, आ जाइएगा तो क्या भाई, तो सर्वर डाउन है, नेट नहीं है, ही नहीं है, हाउ नहीं है, बैठा हुआ है अधिकारी, ऑनलाइन काम होगा, काम गया, उसको रोक के बैठा हुआ है, जाइए घूस दीजिएगा तो काम होगा। मैं कह रहा हूँ कि घूसखोर को पकड़िए और उसको डिमोशन दीजिए, अपने आप सुधर जाएगा। इंटर के डर से आज जब इस देश का मंत्री, मुख्यमंत्री, पीएम, सीएम, डीएम कमीशन खाता है निचले स्तर के अधिकारियों से, तो सुधार कैसे होगा? कसम खाना पड़ेगा बेटी बहन का नौकरी लेते समय कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं घूस नहीं लूँगा। हमारी मान्यता है कि आपको वेतन मिलता है, वेतन मिलता है, सरकार सारी सुविधाएं देती है, तो फिर घूस क्यों? इसी सिद्धांत के अंतर्गत हमने पार्टी बनाया है। एक अच्छी मिशन है, रह गई बात कि पार्टी से लोगों को जोड़ रहे हैं। आज भ्रष्टाचारियों का ज़माना है और कब्जा है, हमारी बात जल्दी लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये भी हम जानते हैं। तो जो आप सर कहने का मतलब ये है कि जो सीसीटीवी कैमरा यदि थाना में लगे, न्यायालय में लगे, या जो भी सार्वजनिक उपक्रम है जहाँ सरकारी सार्वजनिक चीज़ें हैं वहाँ लगे, वो अभी लग चुका है, लेकिन वो एक हफ्ता से ज़्यादा नहीं चलता है। उसको तुरंत कोई ना कोई कॉज लगा कर उसके बिगाड़ फिगाड़ के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। सीसीटीवी यहाँ ना लगा हुआ है, यहाँ डीलिंग नहीं होगा, बाहर डीलिंग होगा। अब वो चलता नहीं है। अब शहर में भी बहुत सारा कैमरा लगा हुआ, आप देखेंगे वो लग गया, 10 रुपये का सामान लगाना है, ठेकेदार 2 रुपये का लगा के चला गया, उस 10 दिन के बाद बिगड़ जाएगा, सिर्फ कैमरा दिखाई पड़ेगा, उसका कोई फंक्शन नहीं होगा, बंद होगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 100 गो राजा का बुद्धि एगो चोर का होता है। जो अधिकारी ये सब करता है वो 100 को राजा से भी ज़्यादा बुद्धिमान होता है। कैसे डील करना है खुद नहीं करेगा, दलाल रखे हुए हैं, जाइए उनके पास से बात करके आइए। कहने का ये मतलब है कि उसको चाहे ऑपरेट हो, चाहे एग्जीक्यूट हो, चाहे मैनिपुलेट हो, उसको तो मानव न करेगा, मनुष्य न करेगा। तो आखिर जब तक उसका मानसिक ब्रेन वॉश नहीं होगा, उसके ईमानदारी पर आकर्षण नहीं होगा, शपथ तो लोग लेते हैं। उसके लिए इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा, डर बनाना पड़ेगा, और ये संभव है, ये सब होने लायक है। माहौल बनाना पड़ेगा कि भैया अगर भ्रष्टाचार में पकड़ाओगे तो तुम्हारा डिमोशन होगा, तुम दरोगा हो सिपाही बनोगे, सिपाही हो चपरासी बनोगे, ठीक है। माहौल बनाना पड़ेगा, डरे हालत ख़राब हो जाएगा एक पैसा छूने के लिए। मगर आज की जो व्यवस्था है, आज तो देख रहे हैं कि जज जो सरकार के फेवर में काम किया, पार्टी ज्वाइन करके राज्यसभा चला गया, ये कोई बात की बात है? कोई क्रिमिनल है, चुनाव लड़के पार्लियामेंट में चला गया, दारू बेचने वाला, गांजा बेचने वाला। तो आज जो है हर पार्टी में बैड एलिमेंट से, उनके बैड एलिमेंट उनका एमपी है, एमएलए है, तो जो जिस काम में रहता है वह उसी काम को बढ़ावा देता है। तो अब लोकतंत्र तो सवाल है कि मुंडी पे चलता है,
क्योंकि उसके अंदर जो भेजे में क्या है वो तो दिखता नहीं है कोई। नहीं, वो तो है तो आपका कहने का मतलब जो आप कह रहे हैं तो भाई सबको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, टिकाऊ किसी को नहीं चाहिए। जिताऊ उम्मीदवार मतलब पैसा वाला। हाँ, किसी को टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए नहीं। पैसा किसी के पास हो उसको लोग मानता है कि ये जिताऊ है, चाहे क्रिमिनल हो और चाहे गांजा बेचने वाला हो, दारू बेचने वाले हो, चूँकि उसका अधिकार है, वो गांजा दारू 2 नंबर का पैसा कमाता है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, देश का नागरिक है, तो चुनाव तो वो लड़ ही सकता है। लेकिन उसको टिकट ऐसे क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि उसके पास पैसा है, उसको जिताऊ कैंडिडेट माना जाता है। लेकिन बैड एलिमेंट के आधार पर बिहार सरकार हो, बंगाल सरकार हो या देश की सरकार हो, जनता को अगर लॉलीपॉप थमाती है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देने का, तो कैसे दे सकती है? जिसका जो आदत है वो तो छूटेगा नहीं ना। ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 99% सुधार हो सकता है। हम लोगों के पास उतना विजन है। ये जो सामाजिक बुराई है, इसको सामाजिक बुराई ही माना जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो जो इरादतन रोक लगाना इस पे, तो ये तो समाज ही लगा सकता है कहीं ना कहीं। देखिए, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है और बेसरकार का ही होगा नहीं। व्यक्ति पर क्यों अझुराएगा? निजी मामला तो है नहीं। और आज सरकार के अंदर से जितना शोषण जनता का हो रहा है, और करने वाला कौन है? जिसको जनता वोट दे के जिताती है, जीतने के बाद वो MP MLA बनता है, मंत्री बनता है, आप ही से वोट लेता है और आप ही पर हंटर चलाता है। आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, जात पात में बोल नहीं पाते हैं कि हमारे जात का है, हमारे पार्टी का है। अगर आपके जात का है, आपके पार्टी का है, और आपके भले के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो किस काम का है? जैसे लोकतंत्र में है कि हमारा रेफरेंडम खर्चीला है, जनमत संग्रह, राइट टू रिकॉल वापस बुलाने का अधिकार, आपका लोकपाल, ये सब चीज़ें जो कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्चीली हैं, आर्थिक रूप से ज़्यादा बोझ है, इसको लागू नहीं किया जाता है। इसी बहाने बना कर कि वहाँ पे जो संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था कश्मीर में ख़राब है, वहाँ ख़राब है, इसलिए नहीं किया जा रहा है। ये ऐसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। और एक आपका कहना है कि जो सरकार की तरफ से, तो चीन में जितनी सख्ती है, चीन में जितने सख्त कानून हैं, वहाँ भी तो भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। सवाल है कि देखिए, भ्रष्टाचार जो मिल जाए खुशी से, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि रोज़ CBI का रेड होता है, रोज़ पकड़ के लोग जाते हैं, इतना घूस उतना घूस। मैं कह रहा हूँ कि जब आपको मोटे वेतन मिलता है, सारी सुविधाएं मिल रही है, तो फिर आप पैसा जब लेता है कोई अधिकारी, तो गलत काम के लिए लेता है, न्याय के गला घोटने के लिए लेता है। इसको हम शिष्टाचार हम नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। जब लिमिट, देखिए बिहार सरकार का कानून है कि किसी भी संचिका को 3 दिन में निष्पादन करना है। संचिका उसे कहते हैं जो दरखास्त या आवेदनों का समूह होता है। तो 3 दिन में ऑटोमेटिक जब निष्पादन होकर लगेगा, तो घूस देने के सवाल कहाँ आता है? मगर उसको रोक के रख दिया जाएगा। सूचना के अधिकार के जो क्रांतिकारी कानून आया, उसके अंतर्गत सैकड़ों फर्जी लोगों पर, जिन्होंने सूचना के अधिकार से सूचना मांगी, उन्हीं के ऊपर फर्जी मुकदमा दायर कर दिया गया। तो यही ना हम बोल रहे हैं कि नौकरशाही चरण पर है, नौकरशाही चरण पर है। गलती करता है, उनके पास पावर है, लड़ाई लड़ने वाले को गला मोड़ दो, जो उचित नहीं है। अब हम शिकायत किसके पास करें? अब यहाँ से हम शिकायत लिखेंगे मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को। अब उससे वो मिला हुआ है, उसको वो घूस दिया है, वो एक्शन नहीं लेगा। तो देश की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत ही बुरी हालत से चल रही है, बुरे हालत में चल रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जो परेशानी है एक झटके में ठीक हो सकता है।